तरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवशां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभोत् भूतये राम नाम रत्नाकराधौपदां हिमालये किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरं वन्दे भारतमातरं। मंच पर विराजमान आदरणीय प्रोफेसर श्रद्धानंद जी, आदरणीय प्रोफेसर माधवेंद्र पांडे जी, प्रोफेसर नरेंद्र नारायण जी, डॉक्टर किशोर व्रतिया जी, इस सभागार में बैठे हुए हम सबके आदरणीय और प्रोफेसर राजमणि शर्मा जी, रमेश पाठक जी, सिद्धार्थ जी, अर्चना जी, मीनाक्षी जी, चारू जी, उमेश कुमार प्रजापति जी, संजय उपाध्याय जी, विनय प्रकाश जी, विभा जी, मंजू जी, नंदलाल जी, सारिका जी और सभी छात्रगण। मित्रों, अभी हमारे 4 वक्ताओं ने 10 बजे से प्रारंभ हुई गोष्ठी को 1 बजे तक ले आए और ये 4 वक्ता नहीं है, ये भाषा के 4 वाक्पदानि है। नाम, आख्यात, निपात, अवसर। नाम है श्रद्धानंद जी, आख्यात हैं प्रोफेसर पांडे जी, क्रिया हैं मड़त्या जी और उपसर्ग हैं समझ। ये नाम, आख्यात, निपात, उपसर्ग। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, ये तो भाषा के दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से ये हमारे 4 पुरुषार्थ चतुष्ट है। एक किसी को भी यह शिकायत नहीं हुई कि समय की कमी, इसलिए हमारी बुलेट ट्रेन 1.25 घंटे पीछे चल रही है। अब बच गया है 1:15 और जब सबको मैंने इतना समय दिया तो सबसे अपेक्षा है कि 15 मिनट ये लोग हमें दे और 4 है तो 15 चौके 7। हाँ, तो नियम तो यही है, पर कोई बात नहीं है, आप 1 घंटे से घबराइएगा नहीं, कम में भी बात करेंगे, क्योंकि हम जहाँ खड़े हुए हैं बनारस की जो पद्धति है वो सूत्रात्मक है, सूत्रात्मक पद्धति है। इसलिए इस बात सूत्रों में कहूंगा तो समय कम लगेगा। यहीं पर कालिदास की रचनाओं की व्याख्या करते हुए मणिनाथ ने कहा था कि नाम मूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षित उच्यते, ना अमूलम न अमूलम लिख्यते किंचित। आप कहते हैं थोड़ा बहुत चल जाएगा, मन्ना क्या कहते हैं
कि किंचित थोड़ा भी नहीं चलेगा। जो अमूल है, जिसका मूल नहीं है, जिसका स्रोत नहीं है, जिसका आधार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखूंगा। अनापेक्षित उच्चते, जो अपेक्षित नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। तो हमारे शोध के लिए और हमारे, चाहे हम कक्षा में बोले या संगोष्ठी में बोले, सबके लिए यह मंत्रवत होना चाहिए। इसलिए मैं इसी शरण पर आपसे संवाद करूंगा। यह विषय है आज का, भारतीय भाषाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक योगदान। तो इस पर मैं बात मल्लिनाथ की प्रतिज्ञा से ही करूंगा, क्योंकि इसको दोहरा दिया है तो मैं बंधनकारी हो गया मेरे लिए। ये जो भारतीय भाषाओं से तात्पर्य है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं से है। असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संताली, जिसे संथाली भी कहते हैं, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। कम से कम जब भारतीय भाषाओं की संकल्पना की बात हो रही है तो इस हाल में बैठी हुई किसी भी भाषा को, सरस्वती को ऐसा न लगे कि मेरा तो नाम ही नहीं लिया गया। इसलिए संविधान में स्वीकृत 22 भाषाओं का नामोल्लेख कर दिया मैंने। किसी समय दक्षिण की चारों भाषाएं एक थी। अंग्रेजों को आने के पहले आर्य भाषाएं और द्रविड़ भाषाएं दो भिन्न भाषाएं नहीं, अपितु उनका विकास एक ही स्तर पर हुआ है। इसलिए अब द्रविड़ भाषा कहना असंवैधानिक भी होगा और पाप का भी विषय बनेगा। हम दक्षिण की भाषाएं कहें, पूर्वोत्तर की भाषाएं कहें, जिस पर पांडे जी ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। और जब हम 22 भाषाओं की बात कर रहे हैं तो हम वहां तक पहुंचेंगे। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप पढ़िए, एक पुस्तक है भारतीय भाषाओं में एकता मूलक तत्व, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से प्रकाशित है 2009 में। उसमें डॉक्टर एच बालसुब्रमण्यम का लेख है पृष्ठ 57 पर। तो अब सभी भाषा चिंतक उस वास्तविकता पर आ गए हैं, जैसा कि मैंने कहा कि किसी समय चारों दक्षिण की चारों भाषाएं एक थी। इसलिए मैं कहीं आर्य द्रविड़ ऐसा नाम नहीं लूंगा। यही नहीं, चारों भाषाओं के उद्गम की खोज करते हुए विद्वान किसी न किसी निष्कर्ष तक पहुंचे हैं और आज भी प्रोफेसर पांडे जी और श्रद्धानंद जी ने उसकी ओर संकेत किया, उसी को मैं आगे बढ़ा। दक्षिण भारतीय भाषाओं में तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सबका मूल स्रोत संस्कृत है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में प्राचीनतम भाषा तमिल का आर्य भाषा परिवार से घनिष्ठ संबंध था। इसलिए बार बार जो पुस्तकों में अभी तक हमें गलत पढ़ाया गया और जो पश्चिमी और यूरोपीय
विद्वानों द्वारा गलत लिखा गया उसको अब हम न दोहराएं और गलत पढ़े हुए को ठीक करके अब हमें अपने विश्वविद्यालय में, अपने पाठ्यक्रमों में उसे सही ढंग से पढ़ाना होगा। तेलुगु के विद्वान मानते हैं कि उसने संस्कृत भाषा से विकास का अपना आधार ग्रहण किया है। मलयालम के प्राचीन विद्वान मलयालम को संस्कृत से उद्भूत मानते हैं। कन्नड़ भी संस्कृत के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं है। इस प्रकार 22 में से 19 भाषाएं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से एक ही भाषा परिवार से संबंध रखने वाली हैं। कितनी? 22 में से 19, बहुमत से बहुत आगे। अब शेष 3 भाषा, संताली, मणिपुरी, बोरो, जिसे बोड़ो भी लिखती है पर है बोरो, स्थित भी विचारणीय है। संस्कृत और संताली 2 भिन्न परिवार की भाषाएं हैं, किंतु दोनों में भाषा के 2 महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के अद्भुत साम्य। किसी भी कैसे कहेंगे अद्भुत साम्य है? तो मलनाथ कहते कि नाम मूल लिखते कैसे, तो मूल बताना पड़ेगा। किसी भाषा की स्वतंत्र सत्ता की बहुत बड़ी पहचान उसका पदक्रम है, पदक्रम। अब भारत की सभी भाषाओं का पदक्रम एक ही है, पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया और सहायक क्रिया। किंतु संस्कृत में केवल वाक्य में किसी पद को कहीं भी रखा जाए, अर्थ परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए संस्कृत में रामः गृहं गच्छति, गच्छति गृहं रामः, अथवा गृहं रामः गच्छति, ये सभी वाक्य एक ही अर्थ थे और व्याकरण सम्मत। यही स्थिति संताली की। आश्चर्य देखिए, मैंने कहा ना कि आश्चर्यजनक समानता है। और इसी तरह की स्थिति, यही स्थिति संताली में, इसी तरह संस्कृत की एक और बड़ी विशेषता, विलक्षणता संताली में देखने को मिलती है। और संस्कृत की यह विशेषता अन्य किसी आर्य परिवार की भाषाओं में नहीं मिलती और न दक्षिण की किसी भाषा में मिलती है जो संताली में है, जबकि वह आस्ट्रिक परिवार की भाषा है और संस्कृत आर्य परिवार की भाषा है। केवल संस्कृत ही नहीं, हिंदी के साथ संताली में भी बहुत साम्य है। अभी चर्चा कर रहे थे पांडे जी कि एक ऐसा कोर्स बनना चाहिए जिसमें सभी भाषाओं का हो। ये कोर्स बन चुका है, अब आज से 20 साल पहले बना। पहला कोर्स बना था नलवड़े का, भारतीय भाषाओं का कोर्स, और उसके बाद केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने बनाया भारतीय भाषाओं का कोर्स, 22 भाषाओं का है। और अभी एक पुस्तक जो डॉक्टर रघुवीर ने 1947 में लिखी थी, सबकी बोली, इसमें सारी भारतीय भाषाओं का और मलय, जवाब, जो क्षेत्रीय मतलब सीमांत की भाषाएं हैं अन्य देशों की, उनके भी शब्दों को कैसे हुए भारत से गए। 1947 में डॉक्टर रघुवीर ने लिखा था सबकी बोली पुस्तक, और पुस्तक मुझे मिल गई कहीं।
मेरे गुरु थे डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, उन्होंने मुझे दिया था, कहा ये जर्जर हो गई है और इसकी ये प्रति है, इसका तुम उद्धार करना। तो उसकी भूमिका में मैंने पढ़ा कि मैंने तमिल के बहुत से शब्दों को इसलिए मैं इसमें छोड़ रहा हूं क्योंकि नहीं तो इसमें खर्च बढ़ेगा प्रकाशन का, पुस्तक अधिक मोटी हो जाएगी। तो मैंने उसमें उन शब्दों को, तमिल के शब्दों को जोड़ा जो कम थे, और जोड़ करके अभी वाणी प्रकाशन से वो पुस्तक सबकी बोली आ गई। अद्भुत पुस्तक। तो काम हुआ है, हमें देखने की आवश्यकता है, हमें जानकारी होनी चाहिए। मगर आजकल अन्य प्रकार के वीडियो बहुत मिलेंगे, मगर ज्ञान के वीडियो कम मिलेंगे। तो मैंने कहा कि संताली की मैं बात कर रहा था और हिंदी की, काला काली, खोदड़ा खोदड़ी, ऐसे बहुत से शामिल मिलेंगे आपको। और ये सब आपको मैंने जिन 2 कोषों की बात की है उन कोषों में मिलेंगे, ऐसे हजारों शब्द मिल जाएंगे आपको। और इस साम्य को संयोगिक नहीं कह सकते, इस संयोग से हुआ है। जैसे जो उदाहरण दिए जाते हैं अभी ग्रीक लैटिन के और गिनतियों के, वे सब संयोगिक, संस्कृत के प्रकृत प्रत्यय प्रातिपदिकों से वे बहुत से शब्द सिद्ध नहीं होते, उनकी व्युत्पत्तियां सिद्ध नहीं होती, अव्याकरणिक हैं। तो कभी कभी हम ऐसे बहुत से शब्दों को संस्कृत का शब्द कह देते हैं, यहां हमें सावधान रहना पड़ेगा। हम क्यों कहें? जब तक हमें उनका व्याकरणिक स्रोत न मिल जाए, उनकी धात और उपसर्ग और प्रत्यय से वो सिद्ध न हो जाए। कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं, 15 प्रत्यय हैं, बहुत कठिन काम नहीं। और इस समय तो और कृत्रिम मेधा के माध्यम से अब ये सब चीजें बहुत आसान हो गई। आप देख सकते हैं मणिपुरी तिब्बती चीनी परिवार की भाषा है, किंतु उसका लिंग विधान हिंदी से साम रखता है। हिंदी के समान मणिपुरी में भी आकारांत को इकारांत कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे नुपा पुरुष, नुपी स्त्री, एनवा मुर्गा, एनवी मुर्गी। तो हिंदी और मणिपुरी को लेकर भी बहुत काम हुआ है, काम कम नहीं हुआ। और मुझे भी कुछ काम करने का अवसर मिला है। केंद्रीय संस्थान आगरा में मैंने सरकारी योजना में 3 कोषों पर काम किया है, खांसी पर और काग बराब पर और नेपाली पर, अध्ययता पर। यही सब बताता है कि भारतीय भाषाओं का मूल तत्व एक है। और यही नहीं, मणिपुरी का उद्भव संस्कृत से मानने वाले विदेशी और मणिपुरी विद्वान है। विदेशी विद्वानों ने भी माना, ऐसा नहीं, उन्होंने सब जगह बेईमानी ही की है, ईमानदारी भी दिखाई है। केवल एक वाक्य में हम खारिज नहीं कर सकते किसी के कार्य को। हाँ, हमें प्रमाण खोज करके ही उन्हें निरस्त करना होगा। एक पुस्तक है, मैं उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि मैंने जिन संदर्भों से विचार किया है वे संदर्भ आपके सामने रहे। भारतीय भाषा परिचय
केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ 384 पर ये साम्य आपको मिल जाएंगे। देखिए, हम हुआ, हम जाने। कवि निदेशालय से प्रयत्न करके पुस्तक प्राप्त करता। मणिपुरी में संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्द पाए जाते हैं। हिंदी के शब्द भी मणिपुरी में उपलब्ध है। और एक और काम हुआ है जिसका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है, क्योंकि हम भारतीय भाषा परिवार की संकल्पना के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। और आज का हमारा सत्र है साहित्य और संस्कृत का उसका प्रदेश। तो पहले चरण में मैं इस भूमिका के बाद उस पर आऊंगा। साहित्य वो पुस्तक, ये पुस्तक प्राप्त कर लेनी चाहिए। और मणिपुरी की तरह बोरो भी तिब्बती चीनी परिवार की भाषा है, किंतु भारत की के बोरो भाषी आर्य भाषा खासकर असमिया और बंगला की ओर आकृष्ट रहे। बोरो भाषा के विद्वानों का यह मंतव्य है, खुद लिखा है बोरो भाषा के विद्वानों ने, कि बोडो भाषा में तिब्बती बर्मी मौलिक उपादानों के अलावा निकट संस्पर्शी वाली भाषाओं को, भारतीय आर्य भाषा के अनेक उपादानों को निजी वैशिष्ट के रूप में व्यवहारिक किया गया है। मतलब कितना सामने, कितने पास में है आप। और ये देखिए उसी पुस्तक के पृष्ठ 359 में भारतीय भाषाओं के परिचय। समानता की बात हम करते हैं, और समानता की बात करते करते कभी हम भावात्मक हो जाते हैं, और जो प्रमाण देते हैं वे प्रमाण सिद्ध भी नहीं होते। इसलिए जब हम समानता की बात करें तो यह विचार कर लेना चाहिए कि एक से अधिक भाषाओं में जो समानता पाई जाती है उसके 4 कारण संभव हैं। 4, जैसे मैंने कहा ना, चत्वारि वाक् पदानि। आप खड़े भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पहला है आनुवंशिक संबंध। आनुवंशिक संबंध, इस आनुवंशिक संबंध के विषय में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि भारतीय भाषाओं का जीन्सगत अध्ययन हो चुका है। और अटल बिहारी वाजपेयी के पीएमओ में एक प्रोफेसर पांडे थे, एक आपके बीएचयू के हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। 2 लोगों ने काम किया है, पुस्तकें आ गई हैं। जीन्सगत अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय भाषाओं का, मैंने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, भारतीय भाषाओं का, दक्षिण की भारतीय भाषाओं का और उत्तर की भाषाओं का, सबका मूल स्रोत 19 भाषाओं एक ही, ये जीन्सगत अध्ययन हुआ है। और दूसरा है संयोगिक, संयोग समानताएं जो प्राप्त हो जाती है। और तीसरा है प्ररूपगत, टाइपोलॉजिकल समरूपता। और चौथा है भाषिक अभिलक्षण अथवा विशिष्टता का अभिसरण, कन्वर्जेंस। ये 4 आधार हैं। ये 4 आधार अगर हमें प्राप्त होते हैं, इन 4 आधारों पर हम भारतीय भाषाओं की समानता की बात कर सकते हैं। और इनके आधार पर हम करेंगे, हमें स्रोत बिल्कुल वैसे ही मिल जाएंगे जैसे हमें आज एआई और अन्य माध्यमों से तमाम आंकड़े उपलब्ध हैं। आप पाणिनि के अष्टाध्यायी की बात अभी चल रही है। आप पाणिनि के अष्टाध्यायी को आप उस पद्धति से नहीं, अब आप एआई के माध्यम से आप बहुत आसानी से
पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको संस्कृत नहीं आती है, कोई बात नहीं, तो भी समझ सकते हैं। डॉक्टर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर थे, दिल्ली में, केंद्रीय संस्थान आगरा में भी थे। उन्होंने 4 प्रकार के संरचनाओं की ओर इंगित किया है कि अगर समानता हमें देखनी है, वो है ध्वनि संरचनात्मक, शाब्दिक, रूपमित और चौथा है वाक्य विन्यासात्मक। वही ध्वनि रूप वाक्य। मैंने जैसा कि बताया कि जो सबकी बोली पुस्तक है, इसमें इसका विस्तृत विवेचन किया गया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साहित्यिक भाषा, ये सत्र जो है ना, साहित्य, भारतीय साहित्य के प्रदेश और सांस्कृतिक प्रदेश पर है। साहित्यिक भाषा की दृष्टि से सादृश्य विधान, साहचर्य, कहावतें, मुहावरे, ये भी आधार हैं भारतीय भाषाओं की पारस्परिकता का। इस आधार से भी हम उनको देख सकते हैं। हम कैसे देखें? हम कहीं, अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो पहले हमें मार्ग बनाना पड़ेगा। मार्ग नहीं होगा तो हम कैसे जाएंगे? तो इसलिए हमें पहले मार्ग बनाना पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ परिभाषाएं होती हैं, परिभाषाएं मार्ग होती हैं। जब हम किसी चीज को परिभाषित कर लेते हैं तब हमारा आगे की जो प्राकल्पना है वो प्राकल्पना बन जाती है, तब हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो हमें ये आधार पर भी हम समानताओं को खोज सकते हैं। और इस प्रकार से एकदम स्पष्ट है, प्रामाणिक है, स्रोतगत है, आधारगत है, मूलगत है कि भारतीय भाषाओं को जोड़ने का बहुत बड़ा सूत्र संस्कृत भाषा है। अधिकांश भारतीय भाषाओं का लोग 40 कहते हैं। मैंने जो आंकड़े निकाले हैं सबकी बोली से, वे हैं 60 से 70% शब्द संस्कृत के बोले, 60 से 70%। ज्ञान विज्ञान के विविध शाखाओं के जो पारिभाषिक शब्द हैं भारतीय भाषाओं में बने हैं। और ये हम सबका गौरव है, हम सबका सौभाग्य है कि एशिया का सबसे बड़ा पारिभाषिक शब्दावली का संस्थान हमारे यहाँ, हमारे देश में, दिल्ली में। भारतीय तकनीकी शब्दावली आयोग जो है वो एशिया का सबसे बड़ा आयोग है। और हमें ज्ञात होना चाहिए कि ऐसा कोई विद्या का, भाषा की विद्या का कोई क्षेत्र नहीं। समुद्र विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, भाषा विज्ञान और सभी जो जनरल साइंसेस हैं, सबकी पारिभाषिक शब्दावली बन चुकी है और बन ही नहीं चुकी है। प्रत्येक बनी हुई शब्दावलियों का बीच बीच में परिवर्धन, संशोधन भी होता रहता है। आचार्य राजमणि शर्मा यहाँ बैठे हुए थे, मुझे शायद ख्याल है, आपको भी ख्याल होगा कि एक बार हम लोग हिंदी बोर्डों में गए, उनकी जो पारिभाषिक शब्दावली है उस पर विचार हो रहा था। तो ऐसा कार्य निरंतर चल रहा है। तो यह कार्य हुआ है और इसे हमें जानना चाहिए। अब हम आते हैं, तो ये जो काम हुआ है और जो जनगणना हुई है उसके अनुसार भारत में 1652 भाषाएं हैं। कल किसी ने कुछ आंकड़ा दिया था, तो आंकड़ा हम दें तो लगभग वाला नहीं, इदमित्थम वाला दे, यही है, निर्विकल्पक दे। अनिर्विकल्पक तभी दे सकते हैं जो हमारे आधार है, सेंसस। इतना कहने के बाद अब मैं भारतीय भाषाओं के सांस्कृतिक, भारतीय भाषाओं के साहित्य के
प्रदेय पर चर्चा करना चाहूँगा। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना है। हमारे भारतीय भाषाओं के साहित्य का ओटीपी, कहते हैं ओटीपी किसी को बताना नहीं चाहिए है? मगर हमारा शास्त्र कहता है कि ओटीपी बता दो, उलट में है। तो भारतीय भाषाओं के साहित्य की ओटीपी है मंगल। क्या? मंगल। और इसी मंगल के आधार पर ही हमारे यहां भारतीय साहित्य में कहा गया मनुर्भव, मनुष्य बनो। नहीं मानुषात् श्रेष्ठ तरम की किंचित, मनुष्य केंद्र में और बाकी चीजें परिदृश्य है, जिसे हमारे काव्य शास्त्रियों ने शिवेद रक्षते कहा। भारतीय साहित्य की मूल चित एक है, वह है बृहत् साम और गायत्री। इसके 24 वर्णों से 24,000 श्लोकों की रचना रामायण में हुई, वाल्मीकि रामायण में। ये वाल्मीकि रामायण और महाभारत मैंने सब उदाहरण निकाले हैं। सभी भारतीय भाषाओं के उपजीव्य। उड़िया अन्य भाषाओं में जहां साहित्य प्रारंभ हुआ है, साहित्य तो पहली कृति रामायण और महाभारत के आधार पर ही लिखी गई उनकी भाषा में। ये इसकी व्याख्या होनी चाहिए। और भारतीय साहित्य में 2 दार्शनिक दृष्टियां हैं, उन्हें हमारा ध्यान देना चाहिए, सांख्य और योग। योग तो कहता है कि तप करो, तप से जानो। और सांख्य कहता है कि तप से नहीं, वह तो तुम्हारे पास ही है, उसको तुम अपने अनुभव से, अपने तीसरे नेत्र से जान सकते हो। और ये जो पूरा भारतीय साहित्य का ज्ञान है, आधार है, स्रोत है, वैदिक तो है ही, क्योंकि विश्व का पहला कवि है उष्णा, कवि पुत्र उष्णा ऋग्वेद में। तो वैदिक में तो है ही, वेदोखिलो सर्वस्य, वेद सबका सब है वेद में। मगर जो मूल आधार है, स्रोत है, वो है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र इसका है वादरायण का। अच्छा, टीका है, ये है वेदव्यास का, जिस पर वेदव्यास के रूप में भी जाना जाता है। कुछ लोग वेदव्यास भी कहते हैं। हाँ। वेदव्यास द्वारा लिखा गया, कुछ लोग ऐसे महर्षि वैदिक। हाँ, तो हम तो यही कह रहे हैं कि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। कुछ लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो उसमें 545 सूत्र हैं, और कुछ सूत्रों को 2-2 बार कह दिया गया है, तो उनको जोड़ लीजिए तो 555 सूत्र हैं। इसी पर शंकराचार्य सबके भाष्य है, और जो अलग अलग भाष्य हमारे आचार्यों के लिए हैं, उसमें वितंडावाद हो गया है। और तो वेदव्यास ने कहा कि मुझे मालूम है कि आगे के रूप में जब इसका भाष्य करेंगे लोग, अर्थ करेंगे तो अनर्थ कर देंगे, इसलिए मैं स्वयं इसका अर्थ किए देता हूं। और वह अर्थ है, उसी अर्थ के लिए उन्होंने
श्रीमद् भागवत लिखा। इसीलिए आज कहा जाता है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। उसको केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में मत देखिए, वो भारतीय साहित्य का मूल स्रोत है, मूल स्रोत है, भारतीय साहित्य विद्या का मूल स्रोत है। तो ये मैंने मूल स्रोत की बात की। अब थोड़ी सी चर्चा हम केवल साहित्य शब्द पर करें। साहित्य शब्द हमारे यहाँ सब कहते हैं, हितेन सहितम साहित्यम पुस्तकों में लिखा रहता है। हितेन सहितम साहित्यम तो है, मगर साहित्य शब्द कहाँ से आया? पहली बार किसने प्रयोग किया? ये पहली बार साहित्य शब्द का प्रयोग हुआ है मध्य प्रदेश में। साहित्य शब्द देने का श्रेय मध्य प्रदेश को है। मालवा उज्जैन के राजा भरतिहर, जिनने बाद में राजपथ को त्याग कर साहित्य विद्या का वर्ण किया, साहित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुक्षविषाणहीन। इसके पहले नहीं मिलता। और इसके पहले अगर किसी को मिले तो मुझे बता दीजिएगा। 2010 में भारत भवन में मैंने एक व्याख्यान दिया था, उसमें कहा था, तो एक संस्कृत के विद्वान जो वाइस चांसलर भी थे, वो खड़े हुए, बोले नहीं ऐसा नहीं है। तो सुदर्शन जी थे उसमें, जो संघ के सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा पहले आप बता दीजिए या उनको बोलने दीजिए, आप सोचते रहिए अंतिम बता दीजिएगा। वो उस गोष्ठी में नहीं बता पाए, और आज भी मिलते हैं तो उनसे पूछता हूँ भैया मिला, हमें बता दो, तो कहते मजाक मत करो। तो इसे मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको किसी मन में आ रहा होगा कि ये स्थापना है सही नहीं है, तो हमें बता दीजिएगा। आज आप सब देख रहे हैं कि जो साहित्य की गंगा है, केवल हिंदी साहित्य की बात नहीं कर रहा, पूरे भारतीय साहित्य, वह विषैले जीवाणुओं से बहुत पंकिल हो गई है। वाद के कफ से, विमर्श के वात से और वामपंथियों के पित्त से साहित्य पुरुष का कंठ अवरुद्ध हो गया है। अब यह पुरुष दोनों भुजाएं उठाकर भारतीय विद्या परंपरा के आस्था तत्व गर्भित साहित्य की पुनः वापसी की मांग कर रहा है, और उसी वापसी के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए। इसके मानस पुत्रों को इसका संजीवन तत्व वापिस करने का अब समय आ गया है। उसका यह संजीवन शिक्षा से नहीं, विद्या से वापिस होगा। हमें विद्वान नहीं बनना, हमें विद्यावान बनना है। रावण विद्वान था, हनुमान जी विद्यावान थे। विद्यावान गुणियति चातुर। इसकी वापसी विद्वान से नहीं होगी, विद्यावान बनने से होगी। इसीलिए राजशेखर 11वीं शताब्दी स्मरण करिए, साहित्य को काव्य मीमांसा में, साहित्य को पंचमी विद्या माना। यहाँ राजशेखर का आशय अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति से। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कहा है अन्वीक्षिकी, त्रयी, चेती। इन चार विद्याओं के साथ राजशेखर साहित्य को पांचवी विद्या मानकर उसे अधिक महत्व दिया है। साहित्य के निर्वचन में, जैसा कि मैंने कहा, हितेन सहितम साहित्य कहा गया।
मगर इसके 9 निर्वचन बनते हैं मेरी दृष्टि में। पहला, शब्द और अर्थ जहां बराबर शोभा के साथ रहें वह साहित्य। ये बराबर का अर्थ मैंने लिया कालिदास से। कालिदास का एक शब्द है चतुरस्र शोभी। क्या है सब? चतुरस्र शोभी, जिसे आप कहते हैं प्रपोर्शनेट ब्यूटी। तो जो भी हो वो चतुरस्र शोभी में हो। इसीलिए मैंने लिया कि शब्द अर्थ जहां बराबर शोभा के साथ रहे, चतुरस्र शोभी में रहे, वह साहित्य है। अगर प्रपोर्शनेट बिगड़ गया तो रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगेगा, कमर दर्द होने लगेगा, कमर टूट जाएगी। दूसरा है विश्व मंगल की भावना के साथ किया गया कार्य रचनात्मक कार्य साहित्य है। विश्व मंगल की भावना के साथ, वही जो ओटीपी मैंने आपको बताया, साहित्य। विश्व मंगल की भावना के साथ केवल अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के मंगल की विश्व मानव, क्योंकि मनुर्भव हमारा मूल मंत्र है। तीसरा है, इसमें व्यक्ति के हित से लेकर के समष्टि के हित तक की बात की गई है। चौथा है, हित में सत्य का भाव निहित है। हित में सत्य का भाव निहित है, वही जो उपनिषदकार कहता है, हिरण्मयेन पापेन सत्यस्य पैतो मुखम। और ऐसा साहित्य समाज का स्वर्ण कलश होता है, और यह स्वर्ण कलश भारतीय साहित्य है। मैंने अनेक उदाहरण निकाले हैं, आपके सामने रखूंगा नहीं। जब मैंने कहा आपके सामने रखूंगा तो आप चौंक गए, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या कहा, नहीं रखूंगा नहीं, पढ़ लीजिएगा, निदेशालय में छपेगा। पांचवा है अधीयत इति हितम, जिसको पोषण के लिए धारण किया गया हो। जो हित करते हैं, जिसे हित करते हैं। हमारे जीवन में 3 शुद्धियों का बड़ा महत्व है, जो साहित्य से आती है। यदि जीवन में आहार शुद्धि होगी तो व्यवहार शुद्धि होगी। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और जब व्यवहार शुद्धि होगी तो विचार शुद्धि होगी। ये विचार ही हितकर होगा, तब वो साहित्य होगा। नहीं तो परचून की दुकान में पुड़िया बनाने के अलावा और किसी काम में आने वाला साहित्य नहीं है। अगर ये चीज नहीं है तो जो साहित्य के नाम पर लिखा जा रहा है वह परचून की दुकान में पुड़िया बनाने के अलावा और किसी काम में आने वाला नहीं है। वो ठहरेगा नहीं। जैसा रामायण ठहरा, जैसा कालिदास का साहित्य, जैसे महाभारत, जैसे तुलसीदास, जैसे कामायनी, इस तमाम कृतियां। छठवां है, इसमें विराट सत्य को भी पाठक के समक्ष उपस्थित कर देने की सामर्थ्य है। सातवां साहित्य का अर्थ है, श्रीमद् भागवत के गोपी गीत में 2 शब्द आते हैं। श्रीमद् भागवत आप पढ़िए या पढ़ा होगा, उसमें 2 शब्द आते हैं, विश्व मंगल और श्रवण मंगल। इसमें गोपियों ने कृष्ण को विश्व मंगल कहा और श्रवण मंगल। क्या कहा है? गोपियों ने कृष्ण को विश्व मंगल और श्रवण मंगल। इस श्रवण मंगल को का जो साहित्य है, वो साहित्य वो दैवत्व के साथ जुड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया रसो वैश, और इसीलिए कहा गया कि स्वयं प्रजापति को कवि कह दिया है।
प्रजापति स्वयं कवि, ब्रह्मा स्वयं कवि, शिव वाक के देवता है। और 8वां अर्थ है साहित्य श्रुति का भी काम करता है, वह विश्व कल्याण का कारक तत्व भी है। 9वां अर्थ है विश्व की महान क्रांतियों में इसका योगदान विस्तृत है। विश्व की कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी गई जिसमें सफलता मिली हो जो साहित्य के बिना लड़ा गया। क्रांतियां साहित्य की बैसाखी लेकर अपना मार्ग प्रशस्त कर सकी हैं, तय कर सकी हैं। भारत स्वातंत्र आंदोलन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो हिंदी की पीठ पर रख करके लड़ा गया। इस आस्था मूलक साहित्य की परंपरा भारत की अपनी परंपरा है। इसे पुनर्स्थापित करने किया जा सकता है। इसीलिए राजशेखर ने इसे 5वीं विद्या मानकर चारों विद्याओं की तुलना में सामाजिक दृष्टि से मनुष्यता के स्तर पर सर्वश्रेष्ठ माना है। इसमें वह सब है जो किसी विद्या का श्रेष्ठ आत्म तत्व है। जैसा कि प्रोफेसर श्रद्धानंद जी ने कहा कि भाषा, अगर भाषा है तो हम हैं, और भाषा नहीं है तो हम नहीं। भाषा है तो देश है, भाषा देश को बनाती है और भाषा देश को तोड़ती है। भाषा का ही तो खेल है। जितने आंदोलन हो जाते हैं भाषा के कारण, गलत भाषा के कारण से। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। साहित्य हमारे जीवन, समाज और संस्कृति से गहरा संबंध है। वर्तमान साहित्य की एक प्रभावशाली धारा के सृजन में भारतीय सनातन मूल्यों को संज्ञान में लेकर किया गया है और वही धारा ऋग्वेद से लेकर के आज तक चल रही है। अतीत परंपरा की पीठिका, जो लोग अतीत को व्यतीत मान लेते हैं, उनके लिए है कि जो चिरंतन है उसे पकड़े रहना चाहिए और परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। यह हमारी परंपरा है। चिरंतन को पकड़े रहो और परिवर्तन को स्वीकार करने का स्वभाव हमारा होना चाहिए। हम कभी जड़ता की ओर नहीं गए। इसलिए साहित्य में आगत सनातन तत्वों का जो साक्ष्य है, जो लुप्त होता जा रहा है, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए यह संगोष्ठी है कि साहित्य, भारतीय भाषाओं के साहित्य में वे तत्व कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और यह संकट आज का संकट नहीं है, यह संकट गोस्वामी जी के समय में रहा। उन्होंने लिखा कि हरित भूमि तृण संकुलित समुझ पर ही नहीं पंथ, जिन पाखंडवाद से लुप्त हो सदग्रंथ। मैंने कहा ना, विवाद के कब से, जो प्रगतिवाद, स्त्रीवाद, फलानावाद, ये वाद, वो वाद, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन पाखंडवाद से लुप्त हो सदग्रंथ। आज के साहित्य को भी ऐसा ही कुछ खतरा है। उस खतरे से हमें उबरना है। अभी मेरा आधा हुआ है, पूरा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आपने समय दिया, ठीक ही दिया, 15 मिनट कम कर दिया, क्योंकि अब ये खड़े हो गए तो कुछ संकोच करना पड़ेगा। हाँ? तो इनका संकोच करते हुए आप सबको के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि बड़े धैर्य से आपने सुना और एक चित्त होकर सुना, हमारे साथ रहकर सुना। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, धन्यवाद।